आज हम भारत की स्वतंत्रता की कहानी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि करीब 2 सदियों का संघर्ष है। अलग अलग विचार हैं, बलिदान है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत है और कोशिश रहेगी कि इस लंबे सफर के जो अहम पड़ाव है, जो मोड़ है, उन्हें समझें। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। कहानी की शुरुआत तो देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी से होती है। व्यापार के लिए आए थे वो। हाँ, व्यापार के लिए। लेकिन ये व्यापार कब शासन में बदल गया, पता ही नहीं चला। अच्छा। फिर वो 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाइयां हुई, वो बहुत निर्णायक थीं। हाँ, सुना है उनके बारे में। उनसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा हुआ और फिर तो धीरे धीरे करके पूरे भारत पर ही अंग्रेजों का शिकंजा कसता गया। और फिर आता है 1857 का साल। इसे अक्सर आजादी की पहली संगठित लड़ाई कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या सिर्फ वो चर्बी वाले कारतूसी वे या कुछ और भी था? देखिए, वो कारतूस वाली बात तो एक कह सकते हैं तात्कालिक कारण थी। हाँ। एक चिंगारी जैसी। अच्छा। असल वजहें तो काफी गहरी थीं, जैसे अंग्रेजों की वो हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, वो जिसके तहत रियासतें मिला लेते थे। जी, अगर राजा का कोई पुरुष वारिस ना हो, फिर लोगों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म में भी दखलंदाजी महसूस हो रही थी। तो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ऐसे कई नायकों ने फिर इस लड़ाई का नेतृत्व किया। लेकिन ये विद्रोह, जहां तक मुझे पता है, सफल तो नहीं हो पाया था। नहीं, सफल नहीं हुआ। इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए एक नींव जरूर रख दी। अच्छा। और एक बड़ा नतीजा ये भी हुआ कि 1858 में भारत का शासन सीधा कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। मतलब सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन। हाँ, बिल्कुल। तो यहीं से, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं ना, हाँ। उसकी औपचारिक शुरुआत हुई। कांग्रेस का गठन भी शायद इसी दौर में हुआ। सही बात है। देखिए, 1857 की आग भले बुझ गई, पर उसने एक राष्ट्रीय भावना जगा दी थी। और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरू में तो नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, नरम दल कहते थे इन्हें। हाँ, जो सुधारों की मांग करते थे। जी, सुधारों की मांग कर रहे थे। लेकिन जल्द ही बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे गरम दल के नेता भी सामने आए। अच्छा। उनका कहना था कि भाई सुधार नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तिलक का वो नारा तो बहुत मशहूर है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, ये तो सुना है। और इसी दौर में वो बंग भंग भी हुआ था 1905 में। उसका क्या असर रहा? हाँ, बंगाल का विभाजन वो एक बहुत बड़ी घटना थी, और उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला ना, उसने लोगों को बहुत एकजुट किया। स्वदेशी मतलब विदेशी माल का बहिष्कार करो, अपने देश की चीजें अपनाओ। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, ये एक तरह से आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ भी कदम था। अच्छा। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इसी दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राखी बांधने का भी आह्वान किया था। और फिर इसके बाद मंच पर आते हैं महात्मा गांधी। 1915 में वो भारत लौटे। ऐसा कहते हैं कि उनके आने से तो स्वतंत्रता संग्राम का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का प्रयोग करके आए थे, मतलब सत्य और अहिंसा पर आधारित विरोध। हाँ। यहाँ आकर उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर लागू किया। 1917 में चंपारण के किसानों के लिए उनका आंदोलन पहली बड़ी कामयाबी थी। चंपारण, हाँ। फिर 1920 का असहयोग आंदोलन, वो तो बहुत बड़ा था। लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी शासन से सहयोग करना बंद कर दिया था। ये अभूतपूर्व था। लेकिन क्या सभी लोग गांधी जी के इस अहिंसक रास्ते से सहमत थे? क्रांतिकारियों का भी तो अपना एक रास्ता था, अपना योगदान था। ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल, गांधी जी के आंदोलन के साथ साथ ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे कई युवा क्रांतिकारी भी थे। हाँ। वो मानते थे कि आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है। 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, हाँ, वो घटना वो इसी सोच को दिखाता है। तो ये समझना अहम है कि मंजिल तो एक ही थी, आजादी, लेकिन रास्ते अलग अलग अपनाए जा रहे थे। हाँ, ये विविधता ही शायद इस पूरे आंदोलन की एक बड़ी खासियत थी। और गांधी जी के बड़े आंदोलन भी चलते रहे, जैसे 1930 का वो नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। जी हाँ, दांडी मार्च। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो एक तरह से अंग्रेजों के लिए आखिरी चेतावनी जैसा था। करो या मरो का नारा। हाँ, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थी। और फिर अंत में दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो समय आया जिसका सबको इंतजार था, आजादी। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ,
ब्रिटेन कमजोर हो गया था और भारत में आजादी की मांग इतनी बढ़ गई थी कि उसे रोकना अब मुमकिन नहीं था। तो 1947 में उन्होंने फैसला किया। जी, 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन ये आजादी, जैसा हम जानते हैं, एक बड़ी कीमत पर आई। देश का बंटवारा हुआ। हाँ, विभाजन। मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग थी, तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। पंडित नेहरू का वो मशहूर भाषण आधी रात के स्ट्रोक पर। हाँ, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन इसके साथ ही बंटवारे का दर्द था, दंगे थे, लाखों लोगों का विस्थापन था। बहुत मुश्किल समय था वो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सालों के संघर्ष, अलग अलग विचारधाराओं, नरम दल, गरम दल, गांधीवादी, क्रांतिकारी और ना जाने कितने ही अनगिनत लोगों के बलिदानों का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक जश्न का दिन नहीं है। ये उन सभी संघर्षों को, उन बलिदानों को याद करने का, उन्हें नमन करने का और देश की एकता के महत्व को समझने का भी दिन है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये आज़ादी कितनी मुश्किलों से मिली है। जी। और जब हम इन सभी अलग अलग रास्तों और विचारधाराओं को देखते हैं, अहिंसा है, क्रांति है, संवैधानिक सुधार है, तो ये सोचना भी दिलचस्प है कि इन सब के बीच वो कौन सी ऐसी साझा कड़ी थी, वो कौन सी भावना थी जिसने आखिरकार सबको एक लक्ष्य यानी आज़ादी तक पहुंचाया।